हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल LCC 2.0 पे। देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं मैथ्स नंबर सिस्टम जो कि 6 मार्क्स CBSE बोर्ड एग्जाम में आती है उसका फुल एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस है वो मैं कराऊंगा। मैं इस वीडियो में जो भी कंसेप्ट्स है नंबर सिस्टम से रिलेटेड वो सारी चीज को आपको बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप सबको समझ में आएगा। मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका थोड़ा हटके है। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा वीडियो एंड तक अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो पक्का चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों जो आपका जूनियर है जो इस बार 10th में जाने वाला है उसको पहले से ही सजेस्ट कर देना कि वो मेरा वीडियो जो कि जब हम लोग ऑनलाइन भी क्लास कराएंगे तो मेरा वीडियो पूरा अच्छे से देखेगा, पूरे साल अच्छे से ज्वाइन करके सारे क्लासेस देखेगा, ताकि उसका मैथ्स या अदर जो भी सब्जेक्ट्स है वो कमजोर ना हो। सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो नंबर सिस्टम चैप्टर, इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। देखो जो सबसे पहले हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या है, कंटेंट इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। कंटेंट में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि आप सबको पता है ये पोर्शन जो है डिलीटेड पोर्शन है, ये हमारे सिलेबस से हट चुका है। हम लोग को इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देना है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या है, रेशनल इरेशनल। उसके बाद हम लोग को समझना है HCF और LCM बेस्ड क्वेश्चन जो भी आते हैं। आप सबको पता है HCF और LCM से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स भी 2 मार्क्स में देता है, 1 मार्क्स में MCQ क्वेश्चन भी दे देता है, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपको दे देता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए ये टॉपिक, इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है। नेक्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे आप सबको पता है कि जो एक PYQ के फॉर्म में दे देगा और कह देगा आप इसको चेक करके बता दो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये चीजें। तो जो भी चीजें है इस चैप्टर से रिलेटेड, टोटल 6 मार्क्स की क्वेश्चंस आती है, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है ये सारी चीज मैं क्लियर करूंगा। वीडियो पे पूरा अंत तक बने रहना, बीच में स्किप करने की गलती बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। अब बात करते हैं जो यहाँ से हम लोग का रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर वो क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ डेफिनेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ रियल नंबर विच इज in the form of p by q where p and q are integers and q not equals to 0। यानी कि ये रेशनल नंबर एक रियल नंबर है। आप सबको पता है रियल नंबर क्या होगा, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, या एनी नंबर ऑफ द नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर। ठीक है। तो ये जो मेरा रेशनल नंबर होता है वो एक टाइप का रियल नंबर है। ठीक। इस रियल नंबर का मतलब वैसा रियल नंबर जिसको हम p बटे q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और p और q का मीनिंग क्या है, इट मींस p और q प्राइम इंटीजर्स होता है। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे -5/7 लिखा है, यहाँ आप देख सकते हैं 7 क्या है, एक इंटीजर है, 5 भी क्या है, इंटीजर है, तो ये एक प्राइम नंबर हो सकता है। सिर्फ 7 लिख दिया मैंने यहाँ पे, डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या है, 1 जरूर है। इसका मतलब ये भी क्या आ गया, p बाई q के फॉर्म में आ गया। न्यूमरेटर p के जगह पे हो गया 7 और q के जगह पे हो गया 1, तो ये भी क्या है, मेरा रेशनल नंबर है। इसके अलावा अगर बात करूं 0 को, तो 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर में क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 है। साथ ही साथ हमको एक चीज का ख्याल रखना है, q नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में 0 चलेगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट डिनोमिनेटर में 0 बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि 7/0 ये रेशनल नंबर है या नहीं है, तो ये बिल्कुल रेशनल नंबर नहीं है। इसके अलावा अगर स्क्वायर रूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ रहे, जैसे कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है और पूछा जाता है आपसे कि आप बताइए कि ये रेशनल है या इरेशनल है। ओके। तो वहां पे आप क्या करोगे, रूट वाले नंबर्स कैसे पहचानेंगे कि रेशनल है या इरेशनल है। आप सब जानते हैं जो नंबर्स जिसका जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर रूट हम लोग इजीली निकाल लेते हैं। जैसे कि √4, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। √9, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। ये 4, ये 9, ये 16, ये सब के सब क्या है, 25। ये परफेक्ट स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो एक परफेक्ट वैल्यू आएगा। ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर √4 और 9 के बीच में कोई भी दूसरा रूट वाला नंबर ले लेते हैं जिसका स्क्वायर रूट हम कर रहे हो, जैसे कि मान लिया यहाँ पे हम √3 का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो √3 का आप सबको पता है, √3 की जो वैल्यू होती है
731 डॉट 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 समथिंग करके होती है, जो मतलब जिसका कोई एंडिंग नहीं होता है, जिसको आप कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते हो, यानी डिवीजन मेथड से अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो कंप्लीटली कर नहीं सकते हो, तो ये इरेशनल में काउंट होता है। इसके अलावा रूट 5 इरेशनल हो गया, रूट 2 इरेशनल हो गया, यानी वैसे नंबर्स का स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको आप इरेशनल कह सकते हैं। जैसे कि रूट अंडर 17, ये इरेशनल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 17 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 17 से पहले क्या है? 16। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जिस वजह से 16 को हमने क्या बोला कि ये रेशनल है। बट 17 क्या है? अंडर रूट, ये इरेशनल है, ये रेशनल में नहीं आएगा। ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल। ठीक, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर रूट में नंबर हो और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ये रेशनल है, इरेशनल, तो देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट रेशनल होगा, अदरवाइज इरेशनल होगा। इसके अलावा कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन होंगे उस पर हम जिक्र करेंगे। आप लोग से 2-4 क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा कि कौन रेशनल है या इरेशनल है, उस आप लोग को उसका जवाब देना है। नेक्स्ट, इरेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल, सॉरी यहाँ पे इरेशनल होगा, गलती से रेशनल रह गया है। एन इरेशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ रियल नंबर which cannot represent in the form of p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। यहाँ एन इरेशनल कर देते हैं, एन इरेशनल, ओके, ये ए नहीं होगा। एन इरेशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ अ रियल नंबर which cannot be represented in the form of p by q where p and q are integers and q not equals to 0। कहने का मतलब सब कुछ वही है, बस यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहा है, इरेशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिसको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब जिसको हम इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो होता है मेरा कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर हम बात करूं रूट अंडर 3, जैसे यहाँ पे मैंने रूट अंडर 4 को 2 लाया, रूट अंडर 4 यानी 4 की स्क्वायर रूट 2 होती है, 2 को बाई में 1 हम लिख सकते हैं, इंटीजर बाय इंटीजर हो गया ना। लेकिन यहाँ अंडर रूट 3 जो है इसकी वैल्यू 1.731 डॉट 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 करके होती है, जो कि जो फिक्स वैल्यू नहीं होता है, मतलब वो कहाँ तक कटे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो उस केस में हम इसको क्या कहेंगे? इरेशनल कहेंगे। यानी इरेशनल नंबर्स में क्या क्या आ जाएगा? रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 6 हो गया, रूट अंडर 7 हो गया, ये सब के सब क्या होंगे? आपके इरेशनल नंबर्स होंगे। ओके, अब इसके बाद अगर बात करूं मैं डेसिमल में भी कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो डेसिमल एक्सपेंशन में बताऊंगा ना, वहां पे क्लियर कर दूंगा इस डेसिमल एक्सपेंशन में किसको रेशनल कहते हैं, किसको इरेशनल कहते हैं, वहां पे मैं क्लियर करूंगा आप सबको। तब तक फिलहाल आप इतना समझिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में है मतलब रेशनल, नहीं है मतलब इरेशनल। जहां पे पी और क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी और क्यू वहां पे आपके इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं समझा ही देता हूँ अभी यहीं पे। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, फाइंड रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 0.23 एंड 0.34। यहाँ पे दो डेसिमल वाले नंबर्स दिए हुए हैं, उसके बीच आपको बोला जा रहा है रेशनल और इरेशनल फाइंड करना, एक एक रेशनल और एक इरेशनल। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे, कह दे एक रेशनल या एक इरेशनल निकालिए, बहुत इजी होता है, आप इजीली निकाल सकते हो। अगर रेशनल की बात करेंगे तो रेशनल जस्ट इसके बीच में कोई भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख दो, बात करता हूं। इस दोनों के बीच में नंबर्स क्या है? 0.23 एंड क्या है? 0.34 है। इन दोनों के बीच क्या करेंगे हम? दो कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर चूज कर लेंगे। दो नहीं, एक एक लिखना है ना, यहाँ पे कोई एक, जितना पूछे आप इसके बीच में आप ट्राई कर सकते हो। जैसे 2.3 है, 0.23 है और 0.34 है, इसके बीच में आपका आ जाएगा 0.25 ले लो। दोनों के बीच का एक नंबर है, ये रेशनल हो गया। वहीं पे अगर इरेशनल निकालना हो, ठीक है, अगर इरेशनल निकालने की बात हो तो वहां पे हम सिंपल सी बात क्या करेंगे, डेसिमल वाले नंबर्स लिखेंगे, बट उनको क्या करेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में लाएंगे। डेसिमल एक्सपेंशन जब मैं बताऊंगा ना तो वहां पे आपको बता दूंगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसा होता है, डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स के होते हैं, वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा, बस थोड़ा सा आप वेट कर लो। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, कोई एक पैटर्न बना देते हैं हम सिंपल सा। जैसे 0.25 ही इसके बीच का एक नंबर ले लिए, इन दोनों के बीच क्या एक नंबर लेंगे और उसका पैटर्न बना देंगे, ठीक है। जैसे कि 01, 001, 001, ये एक पैटर्न बना दिए, हो गया, ये इरेशनल हो गया।
क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में अगर रिपीटिंग होता है ना तो वो रेशनल में काउंट होता है, उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता है जब हम किसी नंबर को दूसरे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं या किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कुछ ऐसे होता है जो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, कुछ ऐसा होता है जो डिविजिबल नहीं होता है, कुछ ऐसा होता है नहीं होता है बट रिपीटिंग आ जाता है, यानी सेम डिजिट रिपीट करने लगता है कुछ टर्म के बाद। तो वो सारे क्या होते हैं, आपके रेशनल्स होते हैं, यानी जो कुछ डिजिट कम सेम टू सेम अगर रिपीट कर रहा होता है उसको हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी बाई क्यू में। वो भी कैसे करते हैं वो भी आप सबको पता होगा, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा एक बार, ठीक है। तो इसके बीच में जैसे रेशनल और इरेशनल निकालना है तो मैंने तरीका बता दिया, क्या करना है, इन दोनों नंबर के बीच में एक कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल चूज करना है जो कि जे रेशनल का काम करेगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में चूज करना है जो कि जे इरेशनल की बात काम करेगा। ओके, कोई दिक्कत? आई होप आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज जो है आपका √2 को इरेशनल कैसे प्रूव करें। ये रेशनल इरेशनल से क्वेश्चन ऐसे भी आता है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करते हैं ये समझते हैं। जैसे √2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए √2 रेशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है, क्या है, रेशनल है। यहाँ लिखेंगे लेट √2 इज एन सॉरी √2 इज वेट जस्ट वेट, इरेजर किधर गया? यहाँ से मैं लेता हूँ इरेजर, जो किसी यहाँ अवेलेबल होगा, पेन यहाँ का यूज करता हूँ मैं। बस फिर से स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, ये √2 को इरेशनल कैसे प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 क्या है, रेशनल नंबर है, हम ये मान लेते हैं। अब जब √2 रेशनल है तो जाहिर सी बात इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पी बाई क्यू इसका मतलब इंटीजर बाय इंटीजर। तो जब ये रेशनल हम इसको मान ही चुके हैं तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं क्या, √2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू वेयर p and q are integers and p and q has 1 as a common factor, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, √2 क्या है मेरा, रेशनल मान ली तो जाहिर सी बात इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे पी और क्यू क्या काम कर रहा है, एक कॉमन फैक्टर का, मतलब पी और क्यू एक इंटीजर की तरह काम कर रहा है और पी और क्यू का जो कॉमन फैक्टर है जो 1 है, पी और क्यू का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या है, पी और क्यू को प्राइम है, को प्राइम है, यानी ये जो पी बाई क्यू दिख रहा है ये कंप्लीटली शॉर्टेस्ट फॉर्म है। जैसे कि हम 5/7 लिखते हैं, 5/7 को हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है मेरा 5/7 क्या हो गया मेरा, इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, मतलब 5/7 हो गया मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म। वैसे ही यहाँ पे पी बाई क्यू है जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसकी कोई फैक्टर नहीं है हमारे अकॉर्डिंग। अब हम करते क्या है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, √2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू हो गया जो कि रेशनल नंबर मान चुके हैं। अब करते क्या है, ये दोनों तरफ स्क्वायर कर देता, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करते, जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे आप सबको पता है जैसे ही √2 का स्क्वायर होगा क्या बन जाएगा 2,
और यहाँ पे p बाई क्यू का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर बाई में क्यू स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा क्योंकि स्क्वायरिंग दोनों तरफ, अब सबको पता है जो इक्वेशन की रूल्स होती है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो दोनों तरफ, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो दोनों तरफ, मल्टीप्लाई किसी चीज से करना चाहते हैं तो दोनों तरफ, वैसे ही स्क्वायर करना चाहते हैं तो दोनों तरफ, तब ये इक्वालिटी दिखता है। ठीक है, तो ये इक्वल कंडीशन में है दोनों के दोनों, तो क्या किया हम, स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, तो क्या हो गया पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे पी स्क्वायर, कोई डाउट। अब हम करेंगे क्या, ये 2 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड किस चीज में चला जाएगा, डिवाइड में, पी स्क्वायर बाई 2। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे किसी भी इंटीजर का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई परफेक्ट इंटीजर ही आएगा, डेसिमल तो नहीं आ सकता ना, या कोई भी इंटीजर, इंटीजर तो खुद डेसिमल में नहीं होता ना, किसी भी इंटीजर का हम स्क्वायर करें हमेशा क्या आएगा, कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा। अब इस स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है, ये 2 जो है ना पी स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। 2 जो है किसको डिवाइड कर दे रहा है, पी स्क्वायर को। अब जब 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो रिजल्ट में हमको क्या मिल रहा है, क्यू स्क्वायर मिल रहा है। यानी कहने का मतलब कुल मिला के ये हुआ कि ये जो पी स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है, तब जाके ये इक्वालिटी की कंडीशन आ रही है। अगर ये डिविजिबल नहीं होता 2 से तो फिर इक्वल्स में क्यू स्क्वायर नहीं होता। तो जो यहाँ पे इक्वालिटी की कंडीशन आ रही है डिविजिबिलिटी की वजह से, तो हम यहाँ ये कर सकते हैं सिंस, यानी देयरफॉर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तब जाके इक्वल में क्या कंडीशन आ रहा है, क्यू स्क्वायर की आ रही है। अब एक चीज सोचो, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर किसी नंबर के स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर देता है तो इतना समझ जाना उस नंबर का स्क्वायर रूट भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल जरूर होगा। जैसे कि अगर हम बात करें 81 की, 81 किससे डिविजिबल है, प्राइम नंबर ले लेते हैं 3 से, डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से 27 जा 81। ठीक, अब इस 81 यानी 81 की स्क्वायर रूट कितनी होती है, 9, उसको जरा 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 3 जा 9। यानी कहने का मतलब ये एक थ्योरम होता है, थ्योरम ये होता है, इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर देन द सेम प्राइम नंबर विल डिवाइड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर दे रहा है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर देगा। जैसे 3 है 81 को डिवाइड कर रहा है, 81 क्या है, स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 9 का है, तो 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके स्क्वायर को अगर 3 जो है डिवाइड कर दे रहा है तो इसके स्क्वायर रूट कितना हुआ, 9, तो उसको भी 3 डिवाइड कर देगा। इतना बात ध्यान में आपको रखना है। तो वही कंसेप्ट का मैंने यहाँ पे यूज करा। मैंने नॉर्मली क्या किया, मैंने नॉर्मली यहाँ पे क्या किया, सॉरी कलर चेंज कर लेते, थोड़ा कलर अच्छा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ब्लू कर लेते हैं, चलो इससे काम चल जाएगा, इरेज कर लेते इसको। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ जब 2 पी स्क्वायर, 2 तो एक खुद प्राइम नंबर है, तो जब 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है इसका मतलब ये हुआ 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो, 2 जो है पी को डिवाइड कर दे रहा है। अब एक चीज बताओ, कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर, जैसे कि मान लिए हम 8 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 2 4 जा 8 होता है ना, 2 4 जा 8 कट गया, यानी इस 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला, 2 डिवाइड कर दे रहा है पी को, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, पी को। अब मान लिए 2 पी को डिवाइड करा, पी भी एक अननोन क्वांटिटी है हमारे लिए, हमको खुद नहीं पता कि पी क्या है, तो मान लेते हैं उसके लिए कोई एक अननोन क्वांटिटी के है, जब 2 से पी को डिवाइड करें तो के जा में ये कैंसिल हो जा रहा है, 2 के जा पी। सपोज मान लेते हैं कि 2 का टेबल के टाइम्स पढ़ रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, पी आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमें 8 पता था, नंबर पता था और दूसरे नंबर से डिवाइड करना था, तो नॉर्मली हम टेबल पढ़े 2 4 जा 8 कट गया और 8 को 4 इंटू 2 एक्सप्रेस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। वैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे p क्या है, मेरा प्राइम नंबर है या कोई भी नंबर हो, डजेंट मैटर, जब 2 से इस p को डिवाइड कर रहे हैं तो कोई तो नंबर होगा ना जिससे ये कटेगा, क्योंकि हम तो यहाँ क्लियर कर लिए कि 2 जो है p स्क्वायर को, सॉरी p को डिवाइड
कर दे रहा है। इससे हमें सीधा सा क्लियरली पता चल रहा है कि 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, और जब डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ उसका कोसेंट जरूर होगा। तो मान लियो वो क्या है, k है, यानी जब 2 को p को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो एज अ कोसेंट k आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ p इज इक्वल्स टू हम 2k लिख सकते हैं, यानी p इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई k। कोई दिक्कत? आई होप यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो हम वही सेम काम करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने डिवाइड किया 2 से p को, तो k एज अ क्वोशंट आ गया, और जब k एज अ क्वोशंट आ गया तो फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे p के जगह पे 2k ले लेते हैं। p के जगह पे क्या ले लेते हैं, 2k। तो यहाँ लिख देते हैं लेट p इज इक्वल्स टू 2k। जब p हम 2k के बराबर ले लिए, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है यहाँ पे क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिख रहा है क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी के जगह पे क्या हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर अब बाई में 2। कोई दिक्कत? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, p के जगह पे 2k लेट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर बाई में 2। अब यहाँ पे नॉर्मली सोल्व करते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा मेरा 4k स्क्वायर, बाई में कितना हो जाएगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, यानी कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k का स्क्वायर। कोई डाउट है तो बोलो, आई होप आप लोगों को डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे हम k स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई में 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, फिर से एक स्टेटमेंट आया k स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आया 2 आया। 2 क्या है, प्राइम नंबर है। जब 2 प्राइम नंबर है तो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जब ये डिवाइड कर रहा है तब जाके यहाँ पे एक इंटीजर का स्क्वायर आ रहा है। इंटीजर का स्क्वायर हमेशा इंटीजर ही होता है, डेसिमल में कभी नहीं होता है। इससे सीधा सीधा पता चल रहा है क्यू स्क्वायर जो है 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है। जब कंप्लीटली डिविजिबल है इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। अब आप लोग एक चीज यहां ध्यान दो, क्यू को डिवाइड करने वाला कौन 2, p को डिवाइड करने वाला कौन 2। अब फैक्टर क्या होता है, द नंबर दैट कैन बी डिवाइड द गिवन नंबर इज नोन एज फैक्टर। किसी भी नंबर का फैक्टर वो होता है जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। अब यहाँ p को डिवाइड कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, q को डिवाइड कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन है 2। अब जाहिर सी बात है जब दोनों को डिवाइड जाहिर सी बात है जब दोनों को डिवाइड 2 से किया जा रहा है, इसका मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, आपका 2 है। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 2। यहां से थोड़ा कलर चेंज कर ले रहे, कलर शायद दिख नहीं रहा है ये वाला, ये कलर बेस्ट रहेगा, रेडी बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे हम लोग को पता चला 2 जो है q को डिवाइड कर दे रहा है, p को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हमें ये पता चला 10 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। इन दोनों की कॉमन फैक्टर क्या है, q है। अब एक चीज बताइए हमको, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, p और q एक इंटीजर है, बट दोनों के पास कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। और जब 1 है इसका मतलब दोनों के दोनों को प्राइम। बट मेरे स्टेटमेंट्स और प्रूफ के अकॉर्डिंग क्या पता चला, p और q का एक कॉमन फैक्टर भी है जो 2 है। अब कहने का मतलब ये है जब कॉमन फैक्टर 2 है, इससे हमें सीधा सा पता चल रहा है कि 2 जो है इससे हमें सीधा पता चल रहा है कि इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा, इसका मतलब मेरा स्टेटमेंट जो है यहाँ वाला वो गलत है, ठीक। यानी हमको फैक्टर कॉमन फैक्टर मिल गया, जबकि जो कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था। हमारे कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग, हमारे मानने के अकॉर्डिंग √2 को अगर मैंने रेशनल माना तो यहाँ पे उसको p बाई क्यू के रूप में मैंने एक्सप्रेस किया, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर दिया और मैंने ये मान लिया कि ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसका फैक्टर 1 और 1 ही होना चाहिए, कॉमन फैक्टर दूसरा नहीं होना चाहिए। जबकि ये क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया, यानी हमारा टोटल चीज जो है यहाँ करके फॉल्स साबित हो जा रहा है, ठीक। तो ये कंट्राडिक्शन फॉल्स हो क्यों रहा है, तो इस वजह से ये कंट्राडिक्शन आया कैसे,
क्योंकि हम लोग √2 मान लिए इस वजह से आया है, ठीक है। तो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, यहां लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen due to our incorrect assumption, ठीक है। हमारा assumption क्या है? इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट assumption that √2 is रेशनल। मेरा इनकरेक्ट assumption क्या है कि √2 क्या है? एक रेशनल है। अब जब रेशनल नहीं है, यानी हमारा assumption जब गलत है, तो सही क्या है भाई? आप ही बता दो। Hence, अब सिंपल सी हम बात ये लिख सकते हैं, hence √2 is an irrational number। √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। प्रूव्ड, ठीक है। तो मेरा स्टेटमेंट ये कंप्लीटली, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था, पी और क्यू क्या है? प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम को प्राइम नंबर्स है, यानी दोनों के पास कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए जब ये रेशनल होगा तो। बट मैंने जो सोल्व करा, जो कंसेप्ट अपना थ्योरी जो लगाया, थ्योरी के हिसाब से मुझे पता चला पी और क्यू का प्राइम फैक्टर जो है वो 2 है। अब जब दोनों के पास कॉमन फैक्टर 2 आ गया, इसका मतलब ये चीज गलत है। जब ये गलत है तो किसकी वजह से गलती हो रही है? तो √2 को जो मैंने रेशनल मान लिया था, इस वजह से गलती हो रही है। तो अब सीधा सा क्लियर हो गया कि √2 को रेशनल मानना ही मेरा गलती था। इसका मतलब √2 क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंसेस लिख दिया। अब आप सबको बता दूं, ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका लैंग्वेज लिखना। अगर आप सॉल्यूशन कितना हो अच्छे से कर दो, डजेंट मैटर। अगर आप इसका लैंग्वेज अच्छे से नहीं लिख रहे हो तो मार्क्स कट जाएगा। तो ये है कंप्लीट सॉल्यूशन, आप यहाँ देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 5 + 2√3 इज रेशनल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, 5 + 2√3, 5 + 3√2, 7 + 2√5, 7 - 3√5, कुछ भी हो, जब ऐसे क्वेश्चन को आपको इरेशनल प्रूव करना हो तो सिंपल सी बात है, करना क्या है, जो गिवन नंबर है उसको रेशनल मान लो। एक चीज याद रखना, हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना तो क्वेश्चन में ये भी लिख देगा वेयर √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसको दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो तरीका पूरा लेंथी प्रोसेस यूज करो, दूसरा लैंग्वेज सिर्फ लिख लो। लैंग्वेज लिखने पे भी पूरा मार्क्स मिल जाता है, वो भी बताएंगे कैसे आपको करना है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे 5 + 2√3 को हमें इरेशनल प्रूव करना, करेंगे क्या? यहाँ पे सबसे पहले मान लेते लेट 5 + 2√3 इज अ रेशनल नंबर। इसको क्या मान लेते हैं हम? रेशनल नंबर मान लेते। ओके, जब इसको रेशनल नंबर मान लिए तो जाहिर सी बात है इसको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर 5 + 2√3 इज इक्वल्स टू p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या है मेरा यहाँ पे? इंटीजर है। एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, यानी डिनोमिनेटर में q जो है 0 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ हम देखेंगे जैसे 5 + 2√3 को p/q। अब पूछोगे सर आप इसमें तो माने ही नहीं है कि 5 प्लस ये जो p और q जो है को प्राइम है। देखो भाई, कहने का मतलब ये है, कभी कभी कोई नंबर्स को ऐड करते हैं किसी भी फ्रैक्शन में तो मे भी वो मतलब डिविजिबल हो जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आया, ऐसा हो सकता है। तो वो उस कंफ्यूजन में पढ़ने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लिए हमको ऐड करना है 5 और रहने तो खैर छोड़ देते उसको। अभी हम लोग यहाँ बात करें जैसे 5 + 2√3 है भाई, इसको हम रेशनल माने तो इक्वल्स टू में क्या किए, p/q लेट कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते क्या है, जैसे कि इसको सोल्व करने से पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले मेरा सिंपल तरीका क्या होता है इसको सोल्व करने के लिए, जो भी रूट वाला नंबर होगा ना उसको अकेला कर दो और उसके साथ जो है, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन सोल्व करते हैं तो x निकालना है। x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, उसके साथ जो भी उसका अटदार पटदार होता है सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं। वैसे ही यहाँ पे हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है
तो पहले इसमें देखेंगे एक्चुअली में इरेशनल है कौन, इसमें एक्चुअली में दिख कौन रहा है, पहले रूट अंडर 3, अगर सबको हटा दे तो सिर्फ रूट 3 इरेशनल दिख रहा है। बट इसका रूल भी होता है द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल एंड द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, यानी इरेशनल का रेशनल के साथ जोड़े, घटाए या गुना करे, हमेशा क्या होगा, इरेशनल ही होगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अगर एक बोरा आम पका हुआ है उसमें एक सड़ा हुआ आम डाल दे तो सबके सब आम को क्या करता है, वो सड़ा देता है। वैसे ही चीज इरेशनल होता है। अगर कहीं रेशनल का ग्रुप बना हुआ हो, उसमें एक इरेशनल आ जाए, चाहे वो ऐड हो के आए या मल्टीप्लाई हो के आए या डिवाइड हो के आए, कैसे भी आ जाए, वो सबको इरेशनल बना देगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमें इरेशनल प्रूव करना, करेंगे क्या, रूट 3 को करेंगे अकेला। ठीक, अकेला कैसे करेंगे, इसका जो पटीदार है कौन कौन, 5 है, 2 है, उसको दूसरी तरफ भेजेंगे। ओके, कैसे, सबसे पहले प्लस वाले, जब अलग होने की बात होती है ना, तो जो थोड़ा दूर होता है ना उसको पहले भेज देते हैं, वो पहले भाग जाता है, और जो नजदीक होता है ना वो थोड़ा लेट से भागता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले दूर कौन है ये देखेंगे, प्लस और माइनस के साथ जो सेपरेटेड होता है ना वो थोड़ा दूर वाला रिश्ता होता है, और जो साथ में होता है ना इनटू में और डिवाइड में, वो थोड़ा क्लोज रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये हम करेंगे क्या, 5 को उधर भेज देंगे, ये 2√3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p/q माइनस का 5। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत, पक्का, अरे हम समझा रहे हैं ना, नहीं होगा। ठीक है, अब करेंगे क्या, इसका पहले सब्ट्रैक्शन कर लेंगे फ्रैक्शन का। 5 के बाई में कुछ नहीं था, मैंने क्या किया, 1 डाल दिया। ओके, अब 2√3 इज इक्वल्स टू q और 1 का एलसीएम क्या आएगा, q आएगा। ठीक है, अब q को q से डिवाइड करेंगे, 1 जा में कटेगा ना, फिर p में मल्टीप्लाई करेंगे, p 1 जा p माइनस 1 से q को 1 से डिवाइड करेंगे तो q ही आएगा, और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5q। आई होप कि आप लोगों को ये फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन समझ आ रहा होगा। अगर ये नहीं आ रहा तो पक्का बकलोले हो तुम, समझ जाना। अब यहाँ देख लो, 2 को दूसरी तरफ भेजेंगे। ठीक, तो ये जैसे मैंने बताया ना, दूर वाला रिश्ता ना पहले टूटता है, और जो नजदीकी रहता है ना टूटता जरूर है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो वैसा ही चीज है यहाँ पे, रूट थ्री जो है ना उसका 2 से जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा ये, जैसे कि होता है ना, एक बहुत खतरनाक एग्जाम्पल है, देख क्या, रहने दो, फिर कभी और वीडियो में दे देंगे। अब यहाँ पे जैसे हम लोग के पास रिजल्ट क्या है, रूट 3 इज इक्वल्स टू p माइनस 5q/2q। अब एक और बात आप लोग से बात करना चाहते हैं, 7 में, 8 में, 9th में इंटीजर्स के बारे में आप पढ़े होंगे कि किसी भी इंटीजर्स को दूसरे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करे, ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, डिवाइड छोड़ करके, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट अगर करे तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, इंटीजर ही होता है। अब यहाँ पे आप देख लो, 5 और q दोनों इंटीजर है, दोनों को मल्टीप्लाई किए कंप्लीटली इंटीजर बन गया। यहाँ p भी इंटीजर है, यानी ये मल्टीप्लाई किए फिर घटाए, यानी इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई किए इंटीजर ही रहा। जैसे कि q एक इंटीजर है 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये क्या हो गया, 5q हो गया, अभी भी ये इंटीजर है, अभी भी क्या है। अब इसको क्या कर दिए, p भी एक इंटीजर है, अब इस दोनों को माइनस कर दिए तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, इंटीजर को इंटीजर से गुना करे फिर उसके बाद में घटाए या जोड़े, डिवाइड छोड़कर, रिजल्ट हमेशा क्या होता है, इंटीजर ही होता है। तो उस हिसाब से ये p माइनस 5q जो दिख रहा है ना आपका, वो क्या है, इंटीजर है, वो क्या होगा, इंटीजर होगा। आई होप कि आपको ये जो चीज समझा रहा है ना ये समझ में आ रहा होगा। सॉरी, तो काम घबराइए गया, अच्छा कोनो बात ना, इसको सुधार देते हैं। ठीक है, ये तो करना था, बस हो गया। ठीक, तो ये रूट 3 जो है किसके इक्वल आ गया, p माइनस 5q/2 के इक्वल। ठीक है, अब ये मेरे देखने से क्या है, न्यूमरेटर में जो दिख रहा है इंटीजर, डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है वो भी क्या है, इंटीजर। क्यों ऐसा कर रहा है भाई, ये शॉर्ट लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। ठीक, तो ये दोनों क्या है, इंटीजर है, दोनों के दोनों इंटीजर है। ठीक है, और जब दोनों के दोनों इंटीजर है यानी कि रिजल्ट हमको मिला क्या, इंटीजर बाई इंटीजर। जब ये इंटीजर बाई इंटीजर मिला मतलब ये होगा रेशनल नंबर, और इधर क्या दिख रहा है, इरेशनल। अभी ना प्रूफ किए रूट 2 इरेशनल, उसी तरीके से रूट 3 इरेशनल, उसी तरह से वैसे नंबर जिसका स्क्वायर रूट हम नहीं कर सकते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सब का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल ही होगा। तो ये रूट 3 क्या है, इरेशनल। अब इस स्टेटमेंट को जब मैंने सोल्व करा तो लास्ट में रिजल्ट क्या मिला हमें,
इरेशनल इज इक्वल्स टू रेशनल। अब आप खुद सोचो, क्या इरेशनल इक्वल्स होता है रेशनल का? कभी नहीं होता है। रेशनल में बी इक्वल्स टू रेशनल, इरेशनल में बी इक्वल्स टू रेशनल, बट रेशनल इज नेवर इक्वल्स टू रेशनल। ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक। यानी कि हम ये कह सकते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, सॉरी, पहले तो हम ये बताएंगे कि ये जो मेरा p-5 की जो है ना वो रेशनल है। वो रेशनल कैसे है वो पहले देख लेते हैं हम। जैसे कि मैंने बताया, p भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर, q भी इंटीजर, -5q भी इंटीजर। यहाँ पे एंड यूज कर ले रहे, ओके। p-5q एंड -5p आर इंटीजर्स। 1 है तो आप 2q भी लिख सकते हैं, आर इंटीजर्स। तो जब सबके सब इंटीजर्स है, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं p-5q बाई 2q इक्वल्स टू इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? रेशनल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब इंटीजर बाई इंटीजर आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? रेशनल हो जाएगा। अब जब ये रेशनल हो गया, इसका मतलब ये हुआ इरेशनल इक्वल्स टू रेशनल, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब मेरा ये स्टेटमेंट जो आ रहा है वो सब के सब क्या आ रहा है? तो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन रॉन्ग। ये कंट्राडिक्शन गलती है, आया है ना? दिस contradiction has arisen sorry arisen this contradiction has arisen wrong due to our incorrect assumption that 5 plus 2 under root 3 is rational। मेरा जो assumption था वो क्या था? 5 plus 2 root 3 क्या है? इरेशनल है, जो कि एक इनकरेक्ट assumption था, ठीक है। अब जब ये इनकरेक्ट assumption था, hence हम ये क्या कह सकते हैं? जब ये गलती है तो सही क्या है? सही ये है कि 5 plus 2 root 3 जो है क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है? एन इरेशनल नंबर। देखो अभी बोर्ड का अभी स्टार्टअप हुआ है, सेटअप वगैरह सब अभी ये सब कुछ हुआ है। थोड़ा अभी कुछ फंक्शंस है जो अभी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे कैसे फंक्शन कराना है उसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही है। तो आई होप धीरे धीरे करके मैं ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ मैराथन को लेकर के, मैथ्स को लेकर के, सीबीएसई एग्जाम के लिए। तो उम्मीद है कि जो भी बना रहा हूँ अच्छा बना रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जो बनाऊंगा मैं भी इससे बेस्ट बनाऊंगा, ठीक है। 5 plus 2 root 3 as in rational number, सॉरी रेशनल हैज प्रूव्ड, बात खत्म, ठीक है। इसको गैप करो, हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा 5 plus 2 root 3 7 minus 3 root 3, या ऐसा जब भी क्वेश्चन है ना रूट वाले नंबर से उसके साथ रेशनल भी ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड में आ जाए, तो करना क्या है? जो इरेशनल होगा ना उसको छोड़कर जो भी उसका अटदार पटदार होगा ना, यानी जो भी उसके साथ होगा, उसको हम दूसरी तरफ भेज देंगे। जैसे ही वो दूसरी तरफ जाएगा, जैसे ही वो अकेला होगा, तब उसके बीच एक रिलेशन नजर आएगा हमें, जिसको देखते हुए हम इस क्वेश्चन को मतलब कि उसको हम सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। आप सबको पता है एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे हम एक चीज बात कर ले आप सबसे,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया किसका, एचसीएफ का फुल फॉर्म। एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। अब कहने का मतलब यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, सर एचसीएफ का फुल फॉर्म तो हाईएस्ट होता है बट उसका आंसर छोटा क्यों आता है, और एलसीएम का फुल फॉर्म तो लोवेस्ट होता है फिर इसका आंसर बड़ा क्यों होता है। तो इसका कारण ये फैक्टर है और ये मल्टीपल है। मल्टीपल इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू द नंबर बट फैक्टर इज ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल्स टू द नंबर। यानी फैक्टर जो होता है ना हमेशा नंबर के बराबर या उससे छोटा होता है, और मल्टीपल जो होता है ना नंबर के बराबर या उससे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। फैक्टर क्या होता है, द नंबर दैट कैन बी डिवाइड द गिवन नंबर इज नोन एज फैक्टर। और मल्टीपल्स यानी द नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर, यानी वो नंबर जो खुद कट जाए वो मल्टीपल होता है। जो काट दे, जो काट के चल जाए ना वो फैक्टर होता है। समझ गए ना आप, समझदार है, समझ गए भैया, हमको पता है। जैसे कि अगर हम बात करें 8, 8 को काटने वाला कौन है, 4। सपोज 4 टू जा 8, तो यहाँ पे 4 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया। 4 क्या हो गया, 4 इज अ फैक्टर ऑफ, यानी 4 जो है 8 को काट दे रहा है तो 4 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। लेकिन वहीं पे कहे 16 इज डिविजिबल बाई 8, 8 कैन बी डिवाइड 16, 8 टू जा 16। अब इस 16 को कौन काट रहा है, 8 काट रहा है। अब जाहिर सी बात है जो किसी को काटेगा वो खुद किसी और से कटाइबे करेगा। ठीक है, तो या जो किसी और से कटाएगा वो किसी और का जाके जरूर काटेगा। तो वही बात है, यहाँ पे क्या है 8 को 4 से डिवाइड किया गया 2, यानी इस 8 को डिवाइड करने वाला 4 है तो क्या हो गया यहाँ पे 8 का फैक्टर 4 हो गया। और इस 16 को 8 खुद से डिवाइड कर दे रहा है, यानी 16 जो होगा एक मल्टीपल होगा 8 का। 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। 8 का मल्टीपल हो गया 16 क्योंकि 16 8 से कट जा रहा है। 8 का फैक्टर हुआ 4 क्योंकि 4 8 को काट दे रहा है। तो ये फैक्टर और मल्टीपल होता है। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है हम लोग ये चीज थोड़ा हम लोग देखेंगे। एचसीएफ और एलसीएम अक्सर निकालना कैसे होता है। पहले बता दूं आप सबको कि प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे बेस्ट तरीका होता है। हालांकि आप लोग बचपन में ही सीखे होइएगा कि एचसीएफ और एलसीएम डिवीजन मेथड से कैसे निकालना है, बट मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालना होता है जब भी एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो। ठीक है, करना क्या, जो भी नंबर से उसको कंप्लीटली फैक्टराइज कर देना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे कि मान लेते हैं हमें निकालना है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 20 एंड 35। ओके, इन दोनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना। करेंगे क्या, दोनों को पहले फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सबको पता होना चाहिए प्राइम नंबर होता क्या है, द नंबर्स दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो 1 हो गया और दूसरा वो नंबर खुद हो गया, वो होता क्या है, वो होता है आपका वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या आता है, सबसे पहले प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है ना वो 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद में 5 है, 7 है, फिर 11 है, फिर उसके बाद 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है। इस तरह ये सब के सब प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सारे के फैक्टर्स ना सिर्फ और सिर्फ 2 ही होते हैं, एक 1 और ये खुद होता है, 2 से ज्यादा इनके पास फैक्टर नहीं होता है। अब प्राइम नंबर से जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो तो सबसे पहला डिवीजन का तरीका कहां से करते हैं, 2 से। 2 10 जा 20, फिर 2 से 2 5 जा 10, बात खत्म। 5 खुद प्राइम नंबर है, आगे छोड़ देंगे यहीं पे, बात खत्म। 35 को ब्रेक करेंगे 5 से, 5 7 जा 35, यहाँ 5 भी प्राइम नंबर 7 भी प्राइम नंबर, काम खत्म। अब यहाँ लिखेंगे सिंस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और यहाँ पे 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन जो दिख रहा है ना वो 5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 5। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने का सिंपल सा तरीका है, जो सब में कॉमन हो मतलब वो सबका काटेगा। ठीक, जो सब में कॉमन होगा ना वो सबको काटेगा, और जो सबको काटेगा ना वही होता है एचसीएफ। एलसीएम जो खुद सबसे कट जाए, यानी जो गिवन नंबर से कट जाए वो एलसीएम होता है। तो यहाँ एचसीएफ होगा क्या, एसीएफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 है कॉमन। अगर 5 के अलावा कुछ और नंबर्स कॉमन होता है जैसे 2 3, उसको भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
वही अगर एलसीएम या एलसीएम की बात करें तो जो काटने वाला है उसको तो रखेंगे ही रखेंगे, इट मींस जो कॉमन है उसको रखेंगे, इसके अलावा जो जो बच गया उस सब को शामिल कर लेंगे तो एलसीएम आता है। 5 के अलावा क्या क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, इन सबको करेंगे मल्टीप्लाई, 5 टू जा 10 टू जा 27 जा 140, ये हो गया आपका एलसीएम। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम समझ में आया होगा। आगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, अभी घबराना नहीं है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। 6 मार्क्स अगर इस वीडियो को पूरा आप देख ले रहे हैं, जो 6 मार्क्स है ना नंबर सिस्टम का, वो कहीं नहीं जाने वाला है। तो बार बार बता रहा हूँ वीडियो देखना है। और हाँ, अगर पढ़ाई अच्छा लगे तो पहली बात तो आपका जो जूनियर है ना उसको सजेस्ट जरूर करना कि इस चैनल को ज्वाइन कर लो, आपकी क्लासेस जो है 1 मार्च से लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, अदर सब्जेक्ट से भी क्लासेस चलेंगे इस चैनल्स के माध्यम से, ठीक है, और वो भी बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग शेयर जरूर करोगे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने छोटे कजन्स को, अपने खुद के छोटे ब्रदर्स को, ठीक है। अब बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। भाई एक चीज बात कर लू, पी बाई क्यू है ना, ये पी बाई क्यू, ये रेशनल नंबर है ना, इसको हम डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए एक्स कोई नंबर है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इसको हम डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। दो तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। कितने तरीके का होता है? दो। कौन कौन होता है? तो पहला होता है टर्मिनेटिंग, पहला क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। पहला हो गया टर्मिनेटिंग और दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अभी जो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, यो दो तरीके का होता है। ये भी कितने तरीके का होता है? दो होता है। इसमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसको रेकरिंग वाला कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल। और इसका क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है इसका? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके का होता है, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जांपल की बात करूं, टर्मिनेटिंग क्या होता है? यानी डिवाइड के बाद जो कंप्लीटली डिविजिबल हो एंड जो कंप्लीटली कट जाए वो होता है टर्मिनेटिंग, जो ना कटे वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जो कट जाए वो टर्मिनेटिंग, जो ना कटे वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जैसे कि अगर बात करूं टर्मिनेटिंग की एग्जांपल्स की, तो जैसे किसी नंबर को हम डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद 0.15 आ रहा है, टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट्स नहीं है डेसिमल में। इसके अलावा हो सकता है 7.154, ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग तब होगा जब उसके डेसिमल के बाद डिजिट जो है ना वो रिपीट ना करे, खत्म हो जाए, यानी कुछ क्षण बाद डिवाइड होने के बाद कुछ ही देर बाद वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो वो होता है टर्मिनेटिंग। अगर डिवाइड ना हो तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। अब नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा कैसा आता हो सकता है? ऐसे रिपीटिंग टाइप से 2.5555 डॉट डॉट डॉट, ये आपका रिपीटिंग आ जाएगा। सेम डिजिट रिपीट कर रहा है ना, से 0.24242424 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या सेम डिजिट यहाँ रिपीट कर रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिपीटिंग है, यहाँ डिजिट सेम रिपीट कर रहे हैं और सेम नंबर में रिपीट कर रहे हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स जो है ना रिपीट किया, यहाँ एक डिजिट है 5555, यहाँ दो डिजिट्स है 24242424, यहाँ दो डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं और यहाँ सिंगल डिजिट रिपीट कर रहे हैं, ठीक। तो ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में काउंट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? जिसमें जो डिजिट्स है ना वो मतलब कहने का मतलब कि सेम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट ना करे, उसमें कुछ चेंजेज हो, यानी एक पैटर्न बना रहा हो। एग्जांपल के तौर पे इसका अगर हम देखें तो 5.201001001 डॉट डॉट। अब आप यहाँ पे देखो गौर से, ये एक पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं। 01 दो डिजिट हुआ, अगली बार में क्या हुआ? 001 तीन डिजिट हो गया, अगली बार में 0001 चार डिजिट हो गया। ये एक पैटर्न बना रहा है, क्या बना रहा है? पैटर्न।
और जब ये पैटर्न बना रहा है तो ये नॉन रिपीटिंग में आता है, और ये विदाउट पैटर्न है, सेम डिजिट रिपीट करते चला जा रहा है, तो ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक, अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है ना, इसको हम रेशनल कह देते हैं। अगर कभी पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल, अगर उसमें टर्मिनेटिंग दिख जाए वो रेशनल होगा, वो क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, याद रखना है, अगर टर्मिनेटिंग दिख जाए तो क्या होगा मेरा, रेशनल होगा। ये क्या होगा मेरा, रेशनल होगा। और अगर रिपीटिंग हो तो वो भी क्या होगा, वो भी रेशनल होगा। ठीक है, जैसे कि ये 2.555 है ना, इसको अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 25/9 आएगा आंसर। कितना आएगा, 25/9। वो कैसे आएगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसको कन्वर्ट कैसे करना होता है। ठीक है, कन्वर्ट करने का प्रॉपर तरीका। इसके बाद अगर बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल की, तो ये जो दिख रहा है आपका, ये इरेशनल में काउंट होता है। यानी डेसिमल वाले नंबर्स हो और आपको आइडेंटिफाई करना है किसमें रेशनल कौन है, इरेशनल कौन है, तो सिंपल सी बात है, अगर टर्मिनेटिंग दिखे तो रेशनल, अगर नॉन टर्मिनेटिंग दिखे तो उसमें दो बातें हो सकता है, एक तो रिपीटिंग हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकता है कि नॉन रिपीटिंग हो सकता है। तो अगर रिपीटिंग हुआ तो रेशनल, और अगर नॉन रिपीटिंग हुआ तो इरेशनल। ओके, जैसे ये रेशनल, अब यहाँ जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल होने वाली है या इरेशनल होने वाली है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, सॉरी रेशनल इरेशनल कह रहे हैं, इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल, सॉरी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी, वो कैसे डिसाइड करेंगे, उसका एक ही तरीका है, पता है क्या, अगर इफ द फैक्टर्स ऑफ q विल बी 2 and 5 और एनी वन 2 और 5, देन इट विल बी टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि Q की जो फॉर्म होगी वो 2 into 5 के फॉर्म में होना चाहिए, 2 का पावर m into 5 का पावर n सपोज कर ले रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये टर्मिनेटिंग तभी आ सकता है जब जो डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 आए 5 है, 2 और 5 के अलावा अगर अदर प्राइम नंबर आ रहा है ना, तो वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 2 और 5 में से कोई एक आ जाए तो भी चलेगा, मे बी 2 एज अ प्राइम फैक्टर, 5 एज अ प्राइम फैक्टर और बोथ एज अ प्राइम फैक्टर, दोनों में से कोई एक हो तो भी चलेगा, दोनों हो तो भी चलेगा, तो उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। अदरवाइज अगर q विल नॉट बी इक्वल्स टू 2 के पावर m इंटू 5 का पावर n, देन इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अगर 2 का पावर मतलब 2 को जो है एक्सप्रेस अगर हम 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n q को अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर वो क्या होगा, इरेशनल होगा, सॉरी इरेशनल कह रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब कहने का मतलब यहाँ पे जैसे दो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 27 बाई सपोज 8 मैंने कर दिया, सबसे पहले आप 8 को फैक्टराइज करो तो 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, यानी कि 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब मैंने क्या बोला कि फैक्टर जो होना चाहिए ना, 2 हो चलेगा, 5 हो चलेगा, दोनों हो तो भी चलेगा, बट इन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरे फैक्टर्स आए हुए हैं वो फैक्टर्स क्या क्या है देख सकते हैं आप यहाँ पे। 8 की जो प्राइम फैक्टर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है, इसका मतलब 27/8 जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल का ये एक्सपेंशन करेगा। कैसे, आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, जैसे कि हम इसको कर रहे हैं डिवाइड, जैसे मैं इसको कर रहा हूं डिवाइड 27 को 8 से, 8 3 जा 24, कितना बचा यहाँ पे 3 डेसिमल, एक जीरो आएगा 30, 8 3 जा 24, फिर आया यहाँ पे 6, फिर डेसिमल के बदले मुफ्त का जीरो एक और आएगा, 8 7 जा होता है 56, फिर यहाँ पे माइनस होगा 4 पे जीरो, 8 5 जा 40, फिर ये कैंसिल, काम खत्म। तो ये मेरा इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ। डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 का फैक्टर्स दिख रहा है, 8 का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 है। इसके अलावा अदर नंबर्स जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 19/25 लिख दिए, यहाँ पे 25 की फैक्टर्स क्या होगी, 5 सिर्फ होगी, 5 into 5, तो ये भी क्या होगा मेरा टर्मिनेटिंग में आएगा। इसके अलावा सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया
117/50। अब 50 की प्राइम फैक्टर्स क्या होती है? 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2। ये भी क्या होगा मेरा? टर्मिनेटिंग में ही आएगा, ये भी टर्मिनेटिंग में, यानी 19/25 भी टर्मिनेटिंग है, या 27/8 भी टर्मिनेटिंग है, और 117/50 भी टर्मिनेटिंग है। सबके सब क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्यों टर्मिनेटिंग होगा? इसलिए क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर्स है उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, जो फैक्टर्स आ रहे हैं, वो किसी में सिर्फ 2 है, किसी में सिर्फ 5 है, किसी में दोनों है। इसके अलावा अदर कंडीशंस आ जाए, जैसे कि मान लिए एग्जांपल मैं बता दूं, 17 बाई, मैंने यहाँ 9 कर दिया। 9 की फैक्टर्स क्या होती है? 3 इंटू 3 होती है ना। तो ये मेरा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग है। आप डिवाइड करके देख लो, 17 को 9 से डिवाइड करोगे कटेगा ही नहीं, डिजिट आएगा 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 आते रहेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आ ही रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अगर आपको डाउट हो, आगे बढ़ते हैं, इस पेज को डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू, जैसे मैंने बताया जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने रखा है यहाँ पे, जो मैं सोल्व करके बताऊंगा आप सबको कि इसकी रिजल्ट्स कैसे आएगी, कैसे आंसर लाना है, सब कुछ करूंगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी तुम आ जाओ पेन यहाँ से, ठीक, पी स्क्वायर is equals to 32/50, then p is n। बताओ पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 32/50 है, तो बताना है p क्या है? एक होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल है या इरेशनल है। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 32/50। ये पहले कटेगा या नहीं कटेगा, पहले ये चेक कर लो। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या? नहीं है, दोनों 2 से कट जाने वाला है। 16 2 32 एंड 25 2 50, कट गया। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगा? 16/25। अब आप सबको पता है जब किसी नंबर से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने क्या चढ़ता है? अंडर रूट। तो ये हो गया अंडर रूट 16/25। 16 की स्क्वायर रूट कितनी होती है? 4। 25 की कितनी होती है? अब बता भैया मेरे, ये रेशनल है या इरेशनल है? आप सबको पता होगा कि ये आंसर जो है क्या होगा आपका? रेशनल, यानी आंसर आपका हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एमसीक्यू है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 6 के पावर n जो है इसको प्रूव करना कैन नॉट एंड्स विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। एक सबसे आसान तरीका है इसको एक्सप्रेस करने का। जैसे बोला है गिवन, सॉरी क्या हो गया, क्या हो गया, तुम जाए यहाँ पे, तुम आए यहाँ पे, तुम आए यहाँ पे, चलो हो गया। अब करते क्या यहाँ पे, जैसे पे सो दैट 6 के पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। 6 का पावर n यानी कि कोई नेचुरल नंबर n के लिए 6 का पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं कर सकता है, ये चेक करते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन में बोला है 6 का पावर n, सबसे आसान तरीका, सबसे बेस्ट तरीका, आप एक चीज बताइए, n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो जब n नेचुरल नंबर है तो क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यही होगा ना। जब n नेचुरल नंबर है तो नंबर नेचुरल कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो ट्राई करते हैं, इफ n इज इक्वल्स टू 1, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा? तो 6 का पावर 1 होगा भाई, और क्या होगा? तो 6 का पावर 1 क्या होता है? 6 होता है, कोई दिक्कत? अब इफ n इज इक्वल्स टू, हम 2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? 2। जब n नेचुरल नंबर है तो उसका कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना। तो 6 का पावर 2, इट मींस 6 मल्टीप्लाई बाई 6, आंसर क्या होगा? 36। वैसे ही इफ n इज इक्वल्स टू 3, n की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं। तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। इट मींस 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? 216 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 216। अब एक चीज ध्यान दो, मैंने 3 ही वैल्यू लिया, 1 2 और 3, सबके एंड में क्या आया? 6 6 6। आप 4 लोगे तो भी क्या आएगा? 6 आएगा। 5 लोगे तो भी पावर पावर 5 करोगे तो भी क्या आएगा? एंड में 6 ही आएगा। तो आप 3 4 स्टेप तक ऐसे कर सकते हो, और यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन from the above observation I found that 6 के पावर n never ends with
0 for any natural number n. ओके, ओके, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए ये जो आपका 6 का पावर n है कभी भी डिजिट 0 पे एंड नहीं कर सकता है। इसका सेकेंड तरीका क्या है? सेकेंड तरीका हम लोग थोड़ा समझते हैं। इसका सेकेंड तरीका है क्या? 6 के पावर n 0 पे एंड नहीं करेगा। कोई भी नंबर का कितना भी पावर हो वो 0 पे एंड तभी कर सकता है, उसका एक ही शर्त है, इफ द नंबर कंटेन्स 2 and 5 बोथ एज अ प्राइम फैक्टर। अगर उस नंबर के पास 2 और 5 दोनों के दोनों प्राइम फैक्टर्स हो। 6 के पावर n हो, सबसे पहले यहां लिखेंगे सिंस 6 is equals to 2 into 3, 6 do not contains the prime factors 2 and 5 as a 6 do not have 2 and 5 as a prime factor, so it never ends with 0। सिंपल सा लैंग्वेज हम लिख देंगे 6, ये सेकेंड मेथड है। ओके, यानी 10 since 2 and 5 both are not a prime factor of 6, hence 6 का पावर n नेवर एंड्स विथ 0। बस समझ में आया? ऐसे भी आप बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सबसे आसान तरीका है, आपको लैंग्वेज वगैरह किसी चीज की कोई झंझट नहीं है, इजीली देखना और समझ जाना है। पावर है, फिट करना है, सेट कर देना है इसको, ठीक है, इसका मामला सेट कर देना है, कोई बड़ा चीज नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला गया हमसे फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 210। अभी मैंने बताया था ना एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका, और मैंने बोला था ना लास्ट में आगे भी क्वेश्चन है, वहां पे मैं कराऊंगा इसको। तो सबसे पहले जब कोई मेथड नहीं बोले ना तो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत बेस्ट होगा, इजीली निकाल लेना है। सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। सिंस 2 से कटेगा 36, 2 से कटेगा 18 जा में, 2 से कटेगा 9 जा में, 3 से कटेगा 3 जा में। कोई डाउट? पक्का नहीं होगा। 210 ये पहले देखेंगे इवन नंबर है तो जाहिर सी बात है 2 से कटेगा, और पहला प्राइम नंबर क्या होता है मेरा? 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17, ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। तो पहले हम ट्राई किससे करेंगे? 2 से, नहीं कटा तो 3 से, नहीं कटा तो 5 से, नहीं कटा तो 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, ऐसे चेक करते हैं। तो पहले तो इवन नंबर है तो 2 से तो पक्का कटना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना 4 से स्टार्ट कर देते हैं डिवाइड करना। पहले तो ये समझ जाओ कि प्राइम नंबर है क्या, तब डिवाइड करो ना। 4 कोई प्राइम नंबर है नहीं। फिर बच्चे लोग क्या करते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं जो 4 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे, सीधे 8 से करेंगे, सीधे 6 से करेंगे। स्टार्टिंग से स्टार्ट करो ना, 2 से कटाएंगे, 2 1 2 0 2 5 10। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे इवन नहीं, कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। अब 3 से ट्राई करेंगे, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 से 3 3 जा 9, 1 पे 15, 3 5 जा 15, 3 से भी कट गया। अब ये 3 से भी नहीं कटने वाला। अब चेक करेंगे किससे कटेगा, किससे कटेगा? अब कटेगा ये 5 से, 5 7 जा 35, यानी वो 2 3 5 7 ये तो लगातार प्राइम नंबर इसके आ गए फैक्टर्स। यानी कि हमें ये पता चला since 72 is equals to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply 3 multiply by 3 and 210 is equals to 2 multiply by 3 multiply by 7। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या क्या है भाई? 2 है, 3 है, और कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों नंबर में? बिल्कुल नहीं। एक 2 कॉमन मिला और एक 3 कॉमन मिला। तो इसका एचसीएफ मैंने कैसे बताया था? जो कॉमन है उसको एक साथ, और जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन है उसको भी और जो कॉमन नहीं है उसको भी, सबको मिला लेंगे तो एलसीएम, सिर्फ कॉमन वाले को मिलाएंगे तो एचसीएफ। सिर्फ कॉमन कौन कौन है? 2 और 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर क्या आ गया? 6, जो कि जे एचसीएफ होगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे? दोनों में कॉमन कौन कौन है? 2 और 3 तो कॉमन है, इसके अलावा बच कौन कौन गया? बच गया यहाँ पे 2 2 3 बचा, और यहाँ पे 5 into 7 बचा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना तब जाके आएगा मेरा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 3 जा 72।
72 5 7 जा 35, 72 को 35 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, कैरी कितना 1, 7 5 जा 35, 3 2 जा 6 35, 41 और 10 41 और 1 42 के 2 कैरी कितना 4, 7 3 जा 21 और 4 25, 2520। ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किया कैसे गया है, सिंपल सा बात है, दोनों का प्राइम फैक्टराइज किया गया है, उसके बाद में फिर देखा गया कॉमन फैक्टर कौन कौन है, जो जो एज अ कॉमन प्राइम फैक्टर है वो एचसीएफ में आ जाएगा, जो कॉमन है जो कॉमन नहीं भी है वो सब के सब किस में आ जाएगा, एलसीएम में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 26, 65 एंड 117 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। सेम तरीका अपनाना है यहाँ पे, 26 को पहले फैक्टराइज कर लो, 65 को भी कर लो और 117 को भी कर लो, बहुत मस्त है। 2 से कटाएंगे 13 जा में, 5 से कटाएंगे 13 जा में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से कटाएंगे 3 3 जा 9, 2 27, 3 9 जा 27, 3 से 13 जा में। वाह क्या बात है, सब में सबको मैंने फैक्टराइज कर दिया, सबका प्राइम नंबर से आ गया। अब यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस 26 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 13, और यहाँ पे 65 जो है 65 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 13, और यहाँ पे 117 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। अब इससे जब 3 नंबर्स हो, दो तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब 3 नंबर्स हो तीनों में कॉमन देखते हैं, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। इसके अलावा ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो कोई नहीं है, तो एचसीएफ हम करेंगे क्या, जो सब में कॉमन है उस बेचारे को एचसीएफ में ले लेते हैं। 13 काम खत्म, दूसरा कुछ बचा नहीं, तो और किसी से मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जैसे ही एलसीएम निकालेंगे हम करेंगे क्या, जो कॉमन है उसको तो रखना ही रखना है, इसके अलावा जो बच गया जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये सब के सब क्या बच गया, आपके अदर नंबर्स बच गए कॉमन के बाद। अब इन सबको करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा मेरा क्या, एलसीएम आ जाएगा। अब यहां ध्यान दो, ये तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 117 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 होगा, तो कितना हो जाएगा 117 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1170। ये आपका आ गया एलसीएम। कोई दिक्कत, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो इस वीडियो को फिर से एक बार रिवर्स करके थोड़ा देख लेना आप दोस्त, पक्का समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और ज्यादा दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करना, अगले वीडियो में फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे। और एक दिन डाउट क्लास के तौर पे चलाएंगे क्लासेस, जिस दिन आपका जो भी कमेंट आएगा ना, जो भी कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, फिर से उसको समझाएंगे। बस इतना समझ जाओ, समझाने की पूरी गारंटी मेरी, बस आप कमेंट कर दो कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, कृपया अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन करें। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन ब्रदर, टेंशन ना लो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे दिस एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, एमसीक्यू क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, तो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना आपको, ठीक है। अगर डाउट हो तो पूछ लेना भाई, ठीक है, या कमेंट कर देना, मैंने बोला ना कमेंट कर देना, ओके। यहाँ पे जैसे कि बोला है कि एलसीएम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे पहले स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर देखते हैं क्या होता है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो होता है भाई साहब 10। कितना होता है, 10। अब उसके बाद में स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर, इन दोनों का क्या निकालना है। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है भाई, 2 और 3 तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में आ जाते हैं। 3 के बाद कंपोजिट नंबर जो स्टार्ट होता है ना वो होता है 4 से, आपको बता दे 2 3 4 5 6 7, ये 2 के पास 1 और 2 एज अ कॉमन फैक्टर है तो ये गया। 3 के पास प्राइम फैक्टर 1 और 3 खुद है। 4 के पास प्राइम फैक्टर 1 है, 2 है और 4 है, तो ये कंपोजिट में आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा कहां पे, प्राइम में। ये भी कहां आ जाएगा, प्राइम में। इसके बाद 8 हो जाता है कंपोजिट में, फिर 9 हो जाता है कंपोजिट में। ओ माय गॉड, ठीक, ठीक है। इसके बाद में 8 भी क्या होता है मेरा, इसके बाद 8 भी मेरा होता है कंपोजिट नंबर।
उसके बाद 9 भी होता है कंपोजिट, ये सबके सब कंपोजिट, यानी पहला कंपोजिट नंबर कौन है मेरा यहाँ पे 4 है, आप देख सकते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो हो गया 10, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो 4 हो गया। अब करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम कर देना है। आप 10 को जरा आप एक्सप्रेस करो तो 2 इंटू 5 कर सकते हो, और 4 को 2 इंटू 2 कर सकते हो। कॉमन क्या आ गया 2। जब भी एलसीएम निकालते हैं तो कॉमन को एक बार, जो बच गया उसको तो लिखना है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। बचा कौन 5 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ गया 20। बोलो 20 सही है या गलत है? अगर सही है तो कमेंट करके एक बार शाबाश लिख दो भाई, बस शाबाश लिख दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of HCF and LCM of the last composite number and the last prime number is, sorry last नहीं है, sorry list है, list my mistake, sorry, list prime number and list composite number, it means list जब भी कहना तो smallest समझ आना है। क्या समझ आना? smallest composite number और smallest prime number की हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। सबसे पहले बता दूं smallest जो आपकी कंपोजिट नंबर है वो कौन से है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर SCN शॉर्टकट में कर दे रहा है, चलेगा ना। उसके बाद में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर SPN, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर शुरू कहां से होता है 2 से, सबको पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है। दोनों का HCF और LCM का रेशियो निकालना है। पहले तो दोनों का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 इंटू 2, इसका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2, कॉमन आ गया क्या 2, तो HCF क्या हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा 2, और LCM क्या हो जाएगा, जो कॉमन है एक बार, जो कॉमन बच गया वो भी, यानी 2 2 जा क्या हो गया 4। अब इन दोनों का रेशियो ऑफ HCF एंड LCM, यानी पहले HCF को लिखेंगे फिर LCM को लिखेंगे। पहले HCF क्या है 2, रेशियो 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1:2, फाइनल आपका आंसर क्या हो गया A, 1:2। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180, what is the HCF of this number? भाई ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में आता है, इसको ध्यान में रखना है। अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान दोगे ना कि प्रीवियस ईयर में क्या आया था, फिर इस बार उस टाइप से क्वेश्चन आएगा या नहीं, पहली बात जो प्रीवियस ईयर में आया था उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि वैसा आया था तो चांसेस रहता है कि सेम पैटर्न पे दूसरा नंबर बदल करके क्वेश्चन दे, मैक्सिमम चांसेस होता है। तो इस चीज को ध्यान पे रखना है। सबसे पहले आप 6-7 से सुनते आ रहे हो या समझते आ रहे होंगे कि जब भी HCF या जब भी रेशियो वगैरह देता है ना, उसका ओरिजिनल नंबर पाने के लिए हम करते क्या है, एक्स वगैरह ये सब हम ले लेते उसके साथ में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रेशियो 2 रेशियो गिवन रेशियो क्या दिया हुआ है, तो लेट द नंबर बी, भाई थोड़ा राइटिंग घबरा जा रहा है क्योंकि थोड़ा फंक्शन अभी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है, वो कमी हमें भी हो सकता है या पता नहीं क्या है, बट अभी स्टार्टिंग है ना तो थोड़ा दिक्कत आ रही है। लेट द नंबर बी 2x एंड 3x, ओके। मान लेते हैं नंबर ये, इसको काट दो, नंबर कौन सा हो गया 2x और 3x हो गया, क्योंकि रेशियो 2 रेशियो 3 दिया हुआ है। नॉर्मल सी बात है, जब भी रेशियो दी उसमें हम क्या करेंगे, किसी ना किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। तो ये 2x और 3x क्या हो गया, मेरा नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं, जब नंबर पता चलेगा तो दोनों का HCF और LCM निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द HCF पूछा है ना, और LCM हमें निकालना है। पहले LCM देखते हैं, LCM क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन LCM ऑफ 2x एंड 3x इज इक्वल्स टू 180, ओके। और आप ये बताएं 2x और 3x की जो LCM होगी वो क्या होगी। आप एक चीज यहां ध्यान देंगे, नोट करेंगे जरा, 2x को 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं और 3x को 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। जब आ रहा है तो LCM हम निकालते कैसे हैं, कॉमन वाले को एक बार, जो बच गया उसको भी लिख लेते हैं। बच कौन गया 2 और 3, 2 3 जा 6x, ये क्या हो गया मेरा HCF हो गया, यानी हमारे अकॉर्डिंग LCM हो गया। हमारे अकॉर्डिंग LCM क्या हो गया मेरा 6x हो गया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो गया 180। अब जब क्वेश्चन में दे ही दिया कि इसका LCM 180 है, तो हम अपने 6x को 180 के इक्वल क्यों ना कर ले, दोनों तो हम जो निकाले क्वेश्चन जो दे दोनों तो सेम ही होगा ना, अलग अलग थोड़ी ना होगा।
तो यहाँ पे हम x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 180 डिवाइडेड बाई 6, कट गया, कितना आ गया 30। x की वैल्यू कितनी 30। अब बताइए पहला नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या हुआ, फर्स्ट नंबर जो हुआ आपका 2x है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 30 हुआ, यानी कि 60 मेरा क्या हो गया, पहला नंबर हो गया। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा मेरा, सेकेंड नंबर 3x है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 30 हुआ, यानी कि हो जाएगा आपका 90। अब हमें निकालना है दोनों का HCF, 60 और 90 का क्या निकालना है, HCF। अब HCF का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, HCF इज इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर बटे में LCM, प्रोडक्ट ऑफ नंबर बटे में LCM होता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी 60 मल्टीप्लाई बाई 90, बाई में LCM कितना है 180, एक जीरो से एक जीरो गया, 9 2 जा 18, 2 30 जा 60, यानी कि फाइनली आंसर क्या हो गया मेरा, HCF कितना आ गया 30 आ गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, पक्का। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक बार आप देख लो फिर से अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलर मजा नहीं आ रहा है ये, चलो यहीं सही है। अब यहाँ पे हम करते क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। कहने का मतलब ये है, किसी बच्ची को डिस्टेंस वॉक करना है 95 मीटर का और 171 मीटर का, ठीक है। अब उसको एग्जैक्ट मिनट में उसको कवर अप करना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड उसका क्या हो सकता है। तो जब भी ग्रेटेस्ट लगा हुआ है ना क्वेश्चन में, तो पहले तो ये सोच लेना आपका आंसर उससे छोटा होगा या बड़ा होगा। अब किसी भी डिस्टेंस को कवर करना हो तो जाहिर सी बात है आपकी स्पीड जो होगी ना, उस डिस्टेंस से बड़ा स्पीड नहीं होगा। मान लीजिए हमको अगर जाना है 200 मीटर, तो हम 400 की स्पीड से थोड़ी ना जाएंगे। और बच्चे के जो दौड़ने की कैपेसिटी आप खुद से सोच सकते हो, अगर आंसर छोटा आने वाला ग्रेटेस्ट लिखे तो भी हमें आइडिया लग जाता है कि हमें यहाँ पे HCF निकालना है। या अगर आपको क्वेश्चन से ही पता चले कि हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि हमारा आंसर जो आने वाला है वो छोटा आने वाला है, तो जब भी सिचुएशन ऐसा हो, आंसर छोटा आने वाला हो, तो आंख बंद करके HCF ही निकालना, LCM के बारे में सोचना भी मत, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सिंपल सी बात है, जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसका HCF निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे गिवन 95 मीटर एंड 171 मीटर। तो देयरफॉर हम निकालेंगे क्या, LCM ऑफ 95 मीटर एंड 171 मीटर, दोनों का, सॉरी HCF नहीं, यहाँ पे क्या होगा LCM होगा, गलती से मिस्टेक हम ही से हो जाता है ना, खैर कोई बात नहीं है। HCF ऑफ 95 एंड 171 करेंगे क्या, 95 को फैक्टोराइज कर लेंगे, 5 से कटेगा ना, 19 पचे 95, ठीक है। 171 5 से तो ही कटने जा नहीं रहा है, और 99 जब 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15, 2 21, 3 7 जा 21, 3 से 3 1 जा 3, 2 27, 3 9 जा 27, 19 तो खुद प्राइम नंबर है, यानी यहाँ पे 95 इज इक्वल्स टू क्या आया 5 इंटू 19, और 171 इज इक्वल्स टू क्या आया 3 इंटू 3 इंटू 19। अब HCF निकालते कैसे आप सबको पता है, जो कॉमन है वही मेरा HCF होता है। तो HCF कितना हो गया मेरा 19, यानी कि जो मेरा HCF है इस दोनों डिस्टेंस की वो 19 मीटर है। तो कहने का मतलब ये है, जब HCF 19 है तो उस लड़की की जो स्पीड होगी ना, वो 19 मीटर पर मिनट होगी। क्या होगी, पर मिनट, यानी एक मिनट में 19 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। जिस हिसाब से 95 मीटर को कवर करने के लिए उसको कितने मिनट्स लगेंगे, हेंस यहाँ लिखे हेंस द स्पीड ऑफ गर्ल will be 19 मीटर पर मिनट। एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट बोला है ना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। तो इस केस में जब हम स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे तो डिस्टेंस के यूनिट के साथ साथ पर मिनट लगाएंगे। अगर यहाँ सेकेंड बोला रहता तो पर
सेकेंड लगाते, और आवर बुला रहा था तो पर आवर करते। ओके, तो यहाँ 90 मीटर पर मिनट आ गया, यानी कहने का मतलब है 1 मिनट में वो 19 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इस 95 को कवर अप करने के लिए कितना उसको समय लगेगा, 95/19, यानी 5 मिनट में इस डिस्टेंस को कवर कर लेगी। बताओ डेसिमल में आंसर आया क्या? बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने एचसीएफ निकाला ना। एचसीएफ वो नंबर होता है जो डिवाइड कर दे कंप्लीटली, ठीक है, कॉमन फैक्टर होता है वो। फिर 171 को डिवाइड करेंगे 19 से तो कितना जा में कटेगा, 171 को 19 से 9 जा में कटेगा। यानी यहाँ कहने का मतलब कुल मिला के यही हुआ कि 9 मिनट में वो डिस्टेंस कवर करेगी, 5 मिनट्स में ओवरऑल 14 मिनट्स में दोनों डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। जब भी क्वेश्चन ग्रेटेस्ट लगा देना तो समझ जाना कि एचसीएफ ही होगा, बट कभी कभी ग्रेटेस्ट में भी एलसीएम कर देना होता है। अब आपको वहां समझना होता है कि सिचुएशन कैसा है, ठीक है, आंसर आपका क्या आने वाला है, आंसर बड़ा आने वाला है या छोटा आने वाला है। अगर आंसर जब छोटा लगे कि छोटा आएगा, क्वेश्चन में गिवन नंबर्स के से छोटा नंबर आंसर आने वाला है, तो समझ जाना आपको एचसीएफ ही करना है। और लगे कि आंसर बड़ा होने वाला है सिचुएशन के हिसाब से, तो समझ जाना कि आपको करना है एलसीएम। ओके, अब बात करते दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे ना, आंख बंद करके क्या कर देना है, क्या करना है, इसका तो एलसीएम निकालना होता है। 3 अलार्म एक साथ बजा, ठीक है, रोज बजता है, और उसका जो इंटरवल है एक 20 मिनट के इंटरवल पे बज रहा है, यानी 20 मिनट अभी बज गया, फिर 20 मिनट बाद बजेगा, फिर 20 मिनट बाद बजेगा। एक 25 मिनट्स के इंटरवल पे बजता है, एक 30 मिनट्स के इंटरवल पे बजता है, और तीनों बेल एक साथ 12 बजे बजे हैं। तो आपको बताना है कि दूसरी बार फिर से ये दोनों बेल एक साथ कितनी बजे बजेंगे। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ दिए गए हैं। करना क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन, चाहे किसी चीज की राउंडिंग की बात हो कि एक साथ राउंड करना स्टार्ट किया, फिर वहां पे एक साथ कब आकर के दोनों का पोजीशन सेम जगह कब आएगा, या यानी कोई भी चीज स्टार्टअप हो और मतलब बार बार वो टर्न ले रहा है, ठीक है, यानी वो काम रिपीट हो रहा है, और रिपीटिशन के कंडीशन में कभी भी पूछे कि ये चीज कितनी बार, यानी अगले बार कब एक साथ हो, या ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना, तो समझ जाना आपको एलसीएम करना है। ठीक है, तो हम करते क्या है, तीनों का पहले एलसीएम निकालते हैं, 20 का, 25 का और 30 का। आपको नॉर्मली ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 से कटाएंगे, 2 10 जा, 25 रहेगा, फिर यहाँ पे 15 जा। अब 2 से कटने तो जाने रहा 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अब कहीं कटने वाला है नहीं, 2 5 जा 10, 2 जा 20, 5 जा 50, 3 जा 150, 150 मिनट्स। अब 150 मिनट को कन्वर्ट किस में करेंगे हम, आवर में। 150 मिनट्स यानी कि 120 मिनट प्लस 30 मिनट, यही ना हुआ। अब कहने का मतलब 120 मिनट यानी कि 2 आवर, 30 मिनट वो तो हो ही गया 2 घंटा 30 मिनट। अब पहला बेल जो है 12 बजे बजा है, कितना बजे बजा है, 12 बजे। तो अगला बेल जो है वो कितनी बजे, अगले बार जो अलार्म है कितनी बजे बजेगी, तो 2 घंटा 30 मिनट पे जस्ट, यानी कि 12 2 कितना हो जाए, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। एलसीएम मेरा सही है ना। टू 5 जा 10, 10 2 जा 20, 5 जा 100, 300, सॉरी यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया, सॉरी। यहाँ पे कितना आएगा मेरा, 300 मिनट्स आएगा। कितना मिनट, 300 मिनट्स, यानी कितना और 5 आवर हुआ। 300 मिनट्स यानी कि 5 आवर। 60 से डिवाइड करो, 5 आवर यानी 5 घंटे बाद। तो 12 बजे के बाद 5 घंटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, 5 PM। आंसर कौन सा हो गया, 5 PM। बताओ कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ थोड़ा मल्टीप्लाई में हो गया था गड़बड़ी, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई जो करा था वो 150 आ गया था, एक 2 का झोल हो गया था। आंसर कितना है, 300 मिनट। 300 मिनट यानी कि 5 आवर। 12 बजे पहला घंटी बजा तो 5 घंटे जस्ट बाद, यानी कि 5 बजे अगला बेल बजे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज, एक प्राइम नंबर के पास कितने फैक्टर्स होते हैं आप सबको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर के पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है, एक तो 1 होता है, दूसरा वो खुद होता है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आंसर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे पे एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली है। 12 कटा लो भाई, 2 4 जा 12, सॉरी 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 21 कटा लो, 3 7 जा 21, 15 ये भी कटा लो, 3 5 जा 15। आया क्या, सब में कॉमन आ गया 3 1, तो एचसीएफ तो हो जाएगा 3। इतना तो
तय होगा कि HCF कितना हो गया 3। ए ऑप्शन तो पहले ही लेफ्ट कर गया। अब बात करें इसके एलसीएम की, तो एलसीएम में कॉमन है 3, तो 3 तो रहेगा, इसके अलावा बच कौन गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5, सबको करेंगे मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6 2 जा 12 5 जा 60 7 जा 420, यानी 3 420, HCF 3 एलसीएम 420, आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे a इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब वाई का क्यूब, सॉरी यहाँ b होगा, यहाँ पे b होगा, एंड b इज इक्वल्स टू एक्स वाई का क्यूब। ओके, a किसके इक्वल है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर के, और b किसके इक्वल है एक्स वाई क्यूब के। जब ये समझना है ना यहाँ HCF और LCM कैसे निकालना है, सिंपल सा काम करना क्या है, सबको फैक्टर मतलब कि ब्रेक करके लिख दो, तो एक्सपैंड करके लिख दो। एक्स क्यू है मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, वाई स्क्वायर है मतलब वाई मल्टीप्लाई बाई वाई, कोई डाउट। सेम उसी तरह से एक्स इंटू वाई का क्यूब है एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई। अब देखेंगे कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्स कॉमन दिख गया, दूसरा वाई, तीसरा वाई, यानी बस इतना ही तीन है जो कॉमन है, बाद बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो जैसे मैंने बताया HCF निकालना है, इसका मतलब करना क्या है, कॉमन को सिर्फ लिखेंगे x इंटू वाई, यानी हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा HCF। और वहीं पे जब LCM निकालना हो तो LCM निकालने के लिए करते क्या है, जो कॉमन है उसको तो लिख ही देते हैं, इसके अलावा जो बच गया, इसके अलावा कौन कौन बचा, दो एक्स बचा और एगो वाई बचा, तो x इंटू एक्स, एगो क्या बचा y बचा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x 3 गो है तो x का पावर 3, y भी 3 गो है तो x का पावर 3। ये हो गया इसका HCF और LCM। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन हमसे सिर्फ LCM पूछा गया, नहीं फाइनली ये मेरा सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अब इसको ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 बाई 5 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल। अब सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसका सिंपल सा तरीका है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत है नहीं, जैसे मैं बताता हूं वैसे ही करो। करना क्या है, पहले जो दिया हुआ नंबर है जिसको आपको इरेशनल प्रूव करना है, पहले तो इसको आप रेशनल मान लो। लेट 2 प्लस अंडर रूट 3 बाई 5 इज अ रेशनल नंबर, ये क्या है मेरा रेशनल नंबर है। और जब ये रेशनल नंबर है तो क्या मैंने बोला था कि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 प्लस अंडर रूट 3 बाई 5 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या है यहाँ पे इंटीजर्स है, एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। कोई डाउट यहाँ तक, बिल्कुल नहीं होगा भाई, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना, कहां से हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो इक्वेशन हमको दिख रहा है इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैसे, पहले रूट वाले नंबर्स जो है ना उसको सिंगल अकेला करते हैं, करते कैसे है, डिनोमिनेटर को पहले भगाते हैं। जैसे यहाँ पे बाई में 5 है तो ये पहले जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5p बटे में q, डिनोमिनेटर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये 5p बटे में q, अब किसको भेजेंगे 2 को भेजेंगे, तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 5b बाई क्यू माइनस का 2 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1, एलसीएम करेंगे q का q, अब यहाँ हो जाएगा 5p माइनस का 2 का q, कोई दिक्कत। अब बता दो दोस्त कोई दिक्कत, रूट 3 इज इक्वल टू 5b माइनस 2 की बाई q। अब कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने बताया इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करो या ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ऑलवेज क्या रहता है इंटीजर ही रहता है। अब ये क्या है आपका कंप्लीटली इंटीजर है, क्योंकि 5p माइनस 2q है तो मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करे तो इंटीजर ही रहना है। डिनोमिनेटर में q तो खुद बेचारा पहले से ही इंटीजर है, तो कुल मिला के बात ये हुआ ये इंटीजर बाई इंटीजर हुआ, मतलब कि ये हो गया आपका रेशनल नंबर। कैसा नंबर रेशनल। अब ये जब रेशनल हो गया तो बगल में तो इरेशनल दिख रहा है ना, तो ये कंट्राडिक्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, इरेशनल इक्वल्स टू रेशनल, जो कि हम सबको पता है ये पॉसिबल नहीं है, रेशनल नेवर भी इक्वल्स टू इरेशनल एंड इरेशनल नेवर भी इक्वल्स टू रेशनल। तो कहने का मतलब जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये चीज हमारे पास आया कैसे, ये गलती की वजह से आया। क्या गलती करे हमने कि यहाँ पे 2 प्लस रूट अंडर 3 बाई 5 इज अ रेशनल, ये कंसीडर करके। ओके, तो यहाँ पे करेंगे यहाँ पे सिंस
P Q 5 and 2 आर इंटीजर्स। ये सब के सब क्या है? इंटीजर्स है। तो देयरफॉर 5p माइनस 2q बाई में q इज अरेशनल। ये क्या है? रेशनल है, ये पता चल गया। बट √3 क्या है यहाँ पे? बट √3 इज एन इरेशनल। √3 यहाँ पे क्या है? इरेशनल है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब कहने का मतलब ये इरेशनल हाई हो गया रेशनल, जो कि ये पॉसिबल है नहीं। तो होगा क्या? ये कंट्राडिक्शन मेरा गलत आ रहा है। किसके वजह से आ रहा है? यहाँ लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन रॉन्ग। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन wrong due to our incorrect assumption that वही था, सॉरी, 2 प्लस √3/5 इज रेशनल। मेरा कंजम्पशन यही, एजम्पशन यही था। कंजम्पशन नहीं भाई, यहाँ एजम्पशन है। मेरा एजम्पशन यही है कि 2 प्लस √3/5 क्या है? रेशनल है। जब रेशनल नहीं है तो फिर ये है क्या? 2 प्लस √3/5 इज, क्या हो रहा है भाई मेरे से आज? सब गड़बड़ हो जा रहा है। तो ये होगा क्या? 2 प्लस √3/5 इज एन इरेशनल। हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। आई होप कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत इजी है। जैसे मैंने बोला, जब भी ऐसा दिखे ना कोई नंबर हो एक्स्ट्रा, उसके साथ रूट अंडर वाला नंबर हो, करते क्या है? रूट अंडर वाले को पहले तो रेशनल मान लो, अकेला करो रूट वाले को, आपको सीधा सा पता चल जाएगा एक इरेशनल दूसरे रेशनल के बराबर, जो कि ये नहीं होता है। यानी कि हमारा कंट्राडिक्शन गलत आ जाएगा। जब आ जाएगा इसका मतलब हमें सीधी सी पता है ये गलती हो किसकी वजह से रहा है। तो ये 2 प्लस √3/5 को रेशनल मानने की वजह से हो रहा है। फिर जब ये रेशनल नहीं है तो है क्या? इरेशनल। सिंपल सा यहाँ आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 4 and 96। फिर क्या है? वेरीफाई एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू फलना ढिमकाना, जो भी है। अब यहाँ करेंगे क्या? देखो, पहले 404 को कर लेते हैं फैक्टराइज। 404 को कर लो, 2 से कटाएंगे 2 2 जा 0 का 0, फिर 2 2 जा, फिर 2 से कटाएंगे 2 1 जा 0 1। अब इसके बाद में ये कटेगा क्या? किससे कटेगा? नहीं कटेगा। 96 को कटाएंगे, 2 से कटाएंगे कितना जा में कटेगा? 2 से कटाएंगे तुम्हारा 96 कटेगा 48 जा में, फिर 2 से 24 जा में, फिर 2 से 12 जा में, फिर 2 से 6 जा में, फिर 2 से 3 जा में। ये आपका 96 का फैक्टराइजेशन हो गया। ये 404 का हो गया। अब दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे कैसे? सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 404 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 101, और वहीं पे 96 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5 है 32 या 96 इंटू में 3। ओके, ये 2 कॉमन है, फिर ये 2 कॉमन है, बाद बाकी कुछ तो कॉमन है नहीं। तो करेंगे क्या? एचसीएफ निकालने वक्त करते ये है कि जो कॉमन है सिर्फ उसी को लिखते। तो 2 इंटू 2 मेरा क्या हो गया? 4 क्या हो गया? एचसीएफ। और यही इसका एलसीएम निकालेंगे। तो करते क्या है, जो कॉमन है उसको तो खैर लिखना ही है, इसके अलावा जो बच गया उसको भी लिखना है। इसके अलावा बचा क्या? 101, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 101 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा कितना? 2 2 जा 4, 101 यानी 404 हो गया। और ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, यानी 404 को कर लेंगे मल्टीप्लाई किससे? 24 से। कर लो, कितना आ रहा है? 4 4 जा 16, कैरी कितना? 1, 44 जा 160, और 4 2 जा 8 168, और 169 कैरी 16, 42 जा 18 और 16 96, यानी आंसर आ गया 96 96। ओके, ये आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया।
अब इसको कर लेते हैं वेरीफाई। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? वेरिफिकेशन के लिए बोला क्या है, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब करेंगे क्या, HCF कितना है देख लेते हैं। HCF है मेरा 4, LCM कितना है 96 96। आप यहाँ देख लो HCF कितना है 96 96, LCM 96 4 है आपका HCF। और दोनों नंबर कौन कौन सा है, 404 मल्टीप्लाई बाई 96। मल्टीप्लाई कर लेते इसको, 4 6 जा 24, कैरी कितना आया 2, 4 9 जा 36 और 2 38, कैरी आया 3, 4 6 जा 24 और 3 27, कैरी 2, 4 9 जा 36 और 2 38, यानी 38 784 आया। इसको भी मल्टीप्लाई आप करोगे उतना ही आएगा, आप यहाँ चेक करके देख सकते हो। आप यहाँ उसका मल्टीप्लाई 404 मल्टीप्लाई बाई 96, ठीक, 6 4 जा 24, कैरी कितना आया 2, फिर यहाँ पे 46 क्या होता है आपका, 6 4 जा 24 यानी 240, 9 4 जा 36 एंड 276, और यहाँ पे आया 278, कैरी का 27, 49 जा 4 9 जा 36 360, और कितना था मेरा 27 था ना, सॉरी 27 था, और 360 27 को ऐड करेंगे 360 में तो कितना हो जाएगा, 387 हो जाएगा, यानी 38784, बिल्कुल 38784 आपका हो जाएगा आंसर फाइनल। यानी ये वेरीफाइड हो गया, ये क्या हो गया, वेरीफाइड। आप यहाँ पे चेक कर लो, जो HCF की जो LHS की वैल्यू है वही RHS, यानी जो HCF और LCM की प्रोडक्ट है वही आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी दोनों नंबर्स की भी प्रोडक्ट सेम है। ये हुआ आपका वेरिफिकेशन। करना क्या है, सिंपली पहले उसका HCF और LCM निकालना है, फिर उसके बाद में HCF LCM का लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई और दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई आपके राइट साइड में, फिर आपका आंसर फाइनल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगला जो वीडियो एक्सप्रेस 23150 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। बहुत इजी है, करना क्या है, 23150 को फैक्टराइज करना, 2 से कटाएंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, फिर 2 5 जा 10। अब तो 2 से कटने जा नहीं रहा है, तो कटाएंगे इसको किससे भाई, 5 से। 5 से 5 2 जा 10, लास्ट में 5 दिखे तो पहले 5 से कटा लो, बाद में सोचेंगे क्या करना है इसको। 115 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 25, अभी 5 से कटेगा, 5 4 जा 23, 31 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 6 4 10 3 13, 5 से नहीं कटेगा, 7 से 42 नहीं कटेगा, 11 से 44 23 नहीं कटेगा, 13 से 39 7 39 फिर 7 73 नहीं कटेगा, 19 से 38 और कितना बच्चा 38 8 83, 19 से भी नहीं कटेगा, 5 4 20, 3 31, 5 6 30, 1 15, और फिर वहाँ पे 5 3 15। ओके, 5 2 10, 1 15, 5 6 15, 5 1 5, 2 25, 5 5 25, 2 1 2, 2 1 2, 21, 2 5 10, सॉरी 1 11 15 14 1 5, ठीक है सही है। तो ये कटेगा किससे, 19 से नहीं कटेगा, 23 से, 23 या 46 इससे भी नहीं कटने जा रहा है। ठीक, तो इसको नॉर्मली हम क्या लिख लेंगे, 23150 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 463, आंसर बात खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये मच्छर है ना, बहुत परेशान कर रहा है आज। नेक्स्ट, 3 under root 2 is an irrational. We have to prove this. How we can prove? Let's see here. यहाँ भी सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे देख लो रूट अंडर 2 के साथ क्या है मेरा 3 है। सबसे पहले लेट कंसीडर करेंगे 3 रूट अंडर 2 इज एन इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल। इसको कंसीडर करेंगे रेशनल। फिर करते क्या, जब रेशनल है तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है। ओके, अब इसके बाद के स्टेप आपको पता है करना क्या होता है, रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई 3 क्यू हो जाएगा।
फिर करना है कि आपको पता होगा ये रेशनल है, ये इरेशनल है, आपको बाद बाकी लैंग्वेजेस लिख देना है, सबको पता है, इजीली आप लोग कर लोगे। उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे, आप लोग समझदार हो, हमें पता है कि आप लोग ये कर सकते हो। अगर नहीं होने वाला हो तो मैसेज कर देना भाई, ठीक है, कमेंट कर देना। द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। कहने का मतलब रूम का डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दे दिया अलग अलग तरीके से, और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको वो बड़े से बड़े रॉड की का पता लगाना है जो रॉड उसके डायमेंशंस को मेजर कर सके, ठीक है। यानी जो मेरा यानी कि जो मेरा रूम है ना, रूम के हाइट को, ब्रेथ को, लेंथ को इजीली वो मेजर कर सके, उसको टुकड़ा टुकड़ा नहीं करना पड़े। तो जब भी किसी चीजों को किसी छोटे चीजों से नापने की बात हो, या उसे छोटे चीजों में छोटे चीजों के ऐसे इंस्ट्रूमेंट की पता लगाना हो जो उसके वर्क को इजी कर दे, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो सिंपल सा है, उसका HCF कर लेना होता है। क्या कर लेना होता है? पहले यहाँ पे करेंगे क्या, सॉल्यूशन में गिवन लेंथ कितना दे दिया हुआ, गिवन लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल्स टू 8 मीटर 50 सेंटीमीटर है। कितना है? अब इसको नॉर्मली हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या जाता है भाई 815 सेंटीमीटर, ताकि ये आसान हो जाएगा हमारे लिए कन्वर्ट करना। ब्रेथ कितना है? ब्रेथ है आपका 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, ओके, यानी 625 सेंटीमीटर फाइनली हो जाएगा। अगला आपका हाइट कितना है? 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है, यदि कहने का मतलब 475 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ओके। करते क्या, HCF निकालेंगे तीनों का। चलो ब्रेक करते हैं इसको। 850 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और उसके बाद में 2 5 जा 10, 5 से कटेगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 से कटेगा, 17 5 जा 85, आते हैं 625 के पास। फिर ये कटेगा 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, अब आते हैं यहाँ पे 475 के पास। ये 5 से कटेगा, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा 19 जा। यानी कहने का मतलब कुल मिला के बात यही पता चला हमको कि 850 जो है इसके जगह पे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, सॉरी 17। यहाँ आप देख सकते हैं 815 का फैक्टराइजेशन जो मैंने करा है। 625 की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और आप अगला जो नंबर है आपका क्या है 475, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 19, 5 इंटू 5 इंटू 19। अब जैसे मैंने बताया निकालना क्या है, HCF के लिए तीनों में जो कॉमन है वो ढूंढते हैं, दो में भी नहीं चलेगा भाई, तीनों में कॉमन चाहिए। तीनों में कॉमन एक 5 दो 5 हो गया, बाद बाकी कुछ कॉमन नहीं है जो तीनों में हो। जब ऐसा नहीं है तो यहाँ पे फाइनली HCF क्या हो गया, यानी कि देयरफॉर HCF ऑफ 850 सॉरी कोमा 625 सेंटीमीटर कोमा 475 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 5 इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। हेंस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट, हेंस द लेंथ ऑफ, अब जाहिर सी बात है जब दोनों के CF आ गया 25, यानी कि जो रॉड की हाईएस्ट लेंथ है, हेंस द लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड रॉड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 25 सेंटीमीटर। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन दिखे तो सिंपल सा करना कुछ नहीं है, HCF निकाल देना, ओके। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई 17 इंटू 5 इंटू 11 वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो दिख रहा है ना क्वेश्चन, इसको आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो पहले एक चीज बता दो भाई, कंपोजिट होता है क्या है? कंपोजिट वो होता है जो एक से कटे, खुद से कटे, इसके अलावा भी किसी और से कट जाए, ठीक है, वो होता है कंपोजिट।
अब कहने का मतलब ये कंपोजिट होगा, कैसे होगा? तब जब इसके पास फैक्टर इसके और खुद के, किसी भी नंबर के पास खुद और 1 तो होता है, एक्स्ट्रा कोई भी फैक्टर अगर ढूंढ देना तो हम मान लेंगे ये कंपोजिट है। तो करेंगे क्या, सिंपल सा है तरीका, आजमाएंगे। 17 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, सॉरी प्लस 2 इंटू 11, जो है ना, इसके इक्वल्स में हम क्या कर सकते हैं, 11 इंटू 2 दोनों में कॉमन ले सकते हैं। यहाँ देखो 11 2 है ना, कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ बच क्या गया, 17 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 11 और 2 तो निकल चुका है ना, प्लस इसमें तो दोनों निकल गया, तो फाइनली इसके जगह पे बचा क्या, 1 बचा। अब 11 2 जा क्या होता है 22 मल्टीप्लाई बाई 5 3 जा 15, 17 5 17 और 15 का मल्टीप्लाई करें, 15 7 1 5 10, 15 और 10 25 255 प्लस का 1, निकालने का मतलब 22 मल्टीप्लाई बाई 256। अब एक चीज बताओ, जो नंबर हमारे पास प्रेजेंट था उसके पास 1 और खुद तो फैक्टर था ही, इसके अलावा भी फैक्टर आया 22 और 256। तो सिंस क्या लिखेंगे, सिंस द गिवन नंबर हैज 22 256 2 11 and so on are the factors, ठीक है। तो therefore given number is composite number, given number is composite number। कहने का मतलब जब इसके पास फैक्टर खुद के 1 और खुद के अलावा अदर नंबर आ गया, मतलब ये हो गया कंपोजिट नंबर, हैंस प्रूव्ड। हो गया। तो भाई आज क्या हुआ, सेशन समाप्त, आज की पूरी क्लासेस खत्म हो गई। इसमें जितना मुझे इंपॉर्टेंट दिखा क्वेश्चन वो सारा मैंने करा दिया, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो चीजें हैं मैंने सब कुछ करा दिया। आई होप कि आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा करना क्या, अपने ब्रदर्स को, छोटा भाई आपका जो भी घर में हो उसको सजेस्ट करना है। आप लोग का फाइनल एग्जाम है, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो। ये चैप्टर आप लोग को मिल गया, बाद बाकी सारे चैप्टर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे आपके एग्जाम से पहले। उसके लिए आप मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो में कोई कमी आपको दिखी होगी तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना, सर ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला। भाई आता, कहने का मतलब स्टार्ट, जैसे मैंने कि ये स्टार्टअप सेटअप जो है, स्टार्टिंग में अभी नया नया सेटअप यूज कर रहा हूँ, नया नया सेटअप लगा हुआ है, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स मैं फेस किया हूँ या ऐसा हो सकता है, बट आप डेफिनेटली कमेंट में मुझे बताना, कोई दिक्कत नहीं है। श्योर है अगले वीडियो में आपको वो कमी नहीं दिखेगी, और अगले वीडियो में इससे भी बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इतना आप हम पे भरोसा रखो। अगले वीडियो के लिए आप वेट करो। पहले फिलहाल में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने ब्रदर्स कजन्स सबके पास शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को पूरा देख करके अच्छे से ये समझ सके कि चैप्टर्स के कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और आने वाले। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू सून मेरे प्यारे छात्रों।